नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। मैं हूं कृतिका। न्यूज पंच में हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं वो खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। फिर वो खबरें चाहे देश से जुड़ी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत की हो या आपके खुद के फायदे की हो, खबर से जुड़े हर पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट, जिससे आप किसी भी खबर से अछूते ना रहें। और आज जिन खबरों को हम बात करेंगे वो सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। तो सबसे पहले एक टॉप लाइंस पर डालेंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये पहली प्रमुख खबर, जहां ईरान पर नॉन स्टॉप बमबारी लगातार जारी है और इसी के साथ में जुबानी हमले भी इस समय तेज हो चुके हैं। हमले हालांकि दोनों तरफ से लगातार जारी है, जुबानी हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ है ताजा हालात बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां दूसरी प्रमुख खबर है पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी हुई, जहां नेपाल में इस वक्त मतदान के बाद में अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और एक तरह से अगर हम देखें तो जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें जेनजी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से पूरा माहौल, राजनीतिक माहौल बदला है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां चुनाव से पहले ही सियासी रंग इस समय चढ़ चुका है और वहां के मुख्यमंत्री यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना देने पर अड़ी हुई हैं और आज धरना भी वो देने जा रही हैं। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की, जहां मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। रात भर आसमान में धमाकों की गूंज, शहरों में आग की लपटें, कहीं बमबारी के वीडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं मिसाइलें तेल रिफाइनरी की तरफ दागी जा रही हैं। एक दूसरे को जवाबी कार्रवाई की धमकियां लगातार दी जा रही हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये हमले सीमित है या फिर एक बड़ी जंग की आहट है। तेहरान समेत कई शहरों में स्ट्राइक, बहरीन की तेल रिफाइनरी पर मिसाइल और अजरबैजान में एयरपोर्ट और स्कूल के पास ड्रोन हमला। कुल मिलाकर ये तनाव फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। तो इस खबर को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं ईरान में रात भर हुई बमबारी। तो सबसे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो आपको एक तरह से हम देखें तो कई सारी तस्वीरें इस समय सामने आ चुकी हैं और आज इस तबाही की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उसका आज 7वां दिन है, जिसमें आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हमले लगातार जारी हैं और कुवैत में एयरबेस पर ईरानी हमला हुआ है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि दुबई में किस तरीके से ईरान की तरफ से ये ड्रोन अटैक किया गया। वहीं तेहरान में भी ईरान ने बड़ा हमला किया है, तो ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस ने भी ईरान पर जोरदार हमला बोला है। बैरूत में इजराइल का जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। तो आज 7वां दिन है इस तबाही का और लगातार ये कहें एक तरह से हम तो ये संघर्ष लगातार जारी है और फिलहाल ये संघर्ष अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये तो फिलहाल सिर्फ 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर देखें तो एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें, कई सारे वीडियोज और फोटोज हमें हर रोज मिल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तबाही इस समय मच रही है। मिडिल ईस्ट में एक दूसरे पर जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं और सिर्फ ये हमले नहीं बल्कि कार्रवाई भी की जा रही हैं और साथ ही जुबानी जंग भी इस समय तेज हो चुकी है। जैसे ही एक तरफ से हमला किया जाता है तुरंत ही उसकी जवाबी कार्रवाई की बात कही जाती है दूसरे देश की तरफ से। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या ये जो संघर्ष है वो खत्म होगा, क्योंकि तनाव फिलहाल पिछले 7 दिनों की अगर हम बात करें तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस मिडिल ईस्ट में जो तनाव की तस्वीर है उसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। बीते कल की अगर हम बात करें तो रात भर बमबारी हुई है ईरान में, आग की लपटें और धुएं का गुबार कई और नजर आया है और उस दौरान की ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान समेत कई शहरों में ये स्ट्राइक की गई है, रात भर बमबारी हुई है और सीधे तौर पर शहर में बड़ा धमाका भी हुआ है। तेहरान समेत कई शहरों में ये स्ट्राइक की गई है। तो ईरान में रात भर ये कार्रवाई की गई। ईरान के अंदर सरंदाज शहर की अगर हम बात करें तो बड़ा धमाका वहां पर होता हुआ नजर आया और ये देखिए किस तरीके से एक आग का गोला एकदम उठता है वहां से और धुएं का गुबार बन जाता है। हालांकि फिलहाल तेल रिफाइनरी पर भी मिसाइल दागी गई, हालांकि इस दौरान किसी के भी घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि धमाकों के जो ये वीडियोस हैं, फोटोज हैं, वो जरूर बहुत सारे अभी तक सामने आ रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईरान की तरफ से तहरीन पर अटैक किया गया है। ईरान ने तहरीन पर अटैक किया सीधे तौर पर और तेल रिफाइनरी पर यह मिसाइल दागी है। हालांकि इस दौरान किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है, यानी कि कोई भी इस हमले में घायल नहीं हुआ है। लेकिन आखिर में सवाल एक बार फिर से वही उठता है कि आखिर ये जो तनाव इस समय नजर आ रहा है पिछले 7 दिनों के अंदर, ये कब रुकेगा। अजरबैजान में भी ईरानी ड्रोन ने हमला करता हुआ नजर आया, जहां अजरबैजान में एयरपोर्ट और जो स्कूल है उसके पास में ये ड्रोन गिरे हैं और इस ड्रोन अटैक में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले में अजरबैजान में ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है और ड्रोन अटैक के बाद में अजरबैजान कहीं ना कहीं भड़क गया है, काफी गुस्से में है इस वक्त अजरबैजान ईरान को लेकर और ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी इस समय दी गई है अजरबैजान की तरफ से, क्योंकि अजरबैजान में ईरान पर ड्रोन हमला हुआ है जिसके बाद ये धमकी दी गई। लेकिन सबके बीच में ट्रंप की पसंद का क्या ईरान का नेता होगा, ये सवाल इस समय लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान इस समय नया सुप्रीम लीडर चुनने में यूएस की राय ले सकता है और ट्रंप ने मुश्तबा खामेनेई को कमजोर नेता बता दिया है और नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है, ये भी कहीं ना कहीं नजर आता है, जिससे कि तनाव जो है कहीं ना कहीं शांत होता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन सवाल मिडिल ईस्ट में जो तनाव है पिछले 7 दिनों से जारी है, क्या ये और भी कई महीनों तक जारी रह सकता है, क्योंकि लगातार ये हमले हो रहे हैं और तनाव को कम करने वाली भी फिलहाल कोई भी पहल नहीं नजर आ रही। ईरान पर हमला रोकने वाला प्रस्ताव यूएस संसद में फिलहाल खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही संसद की अगर हम बात करें तो वहां पे संसद में प्रस्ताव 212 और 219 से खारिज हुआ है, यानी कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो इस समय अभी लगातार जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। विपक्षी सांसदों की अगर हम बात करें तो उन्होंने वॉर पावर रिजोल्यूशन लाने की मांग सीधे तौर पर की गई विपक्षी सांसदों की तरफ से और ट्रंप पर सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये तनाव अभी आगे और रह सकता है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कही थी कि ये जो संघर्ष, जो हालात है वो अभी अगले 1 महीने तक और बने रह सकते हैं, यानी कि 4 से 5 हफ्ते तक और ये हालात बने रह सकते हैं। इन सबके बीच में जुबानी तीर भी काफी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी पर बड़ा बयान दिया। ईरान की तरफ से ये पलटवार आया है और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से भी ये बयान सामने। उन्होंने कहा है कि अभी तो ये जंग शुरू हुई है, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो वहीं ईरान की तरफ से बयान आया कि किसी भी स्थिति के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो अभी फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट है वो हमने आपको बताया, लेकिन फिलहाल सवाल वही कि क्या तनाव ये खत्म होगा या नहीं। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, तेहरान समेत कई शहरों में स्ट्राइक की खबरें, बहरीन की तेल रिफाइनरी पर मिसाइल और अजरबैजान में एयरपोर्ट और स्कूल के पास ड्रोन हमला, कुल मिलाकर ये तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश, देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का जो हाल में अभी जो सबसे तात्कालिक जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें बयान में दिया है कि इस युद्ध की समय सीमा नहीं है। तो अब समझ लें कि पहले जो 4-5 वीक का बात बोला था उन्होंने कहा है कि अनंत काल तक भी ये युद्ध चल सकता है। उनके जो रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ, वो भी यही बात बोल रहे हैं। तो अब समझिए कि ये जो तनाव है, ये इतना जल्दी, ये जो संघर्ष है इतना जल्दी खत्म तभी होगा जब ईरान की तरफ से कोई ऐसी बात कही जाए ताकि बीच का कोई रास्ता निकल पाए। अभी तक जो ईरान कहता रहा है वो ईरान का यही बयान रहा है कि ईरान लड़ाई लड़ता रहेगा, ईरान ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा। तो ये बातें अभी तक चल रही है। दूसरी तरफ ये बात है कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान में अगर जो भी नया आयतुल्ला चुना जाए वो आयतुल्ला उनकी मर्जी से हो, उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो उस पूरे चुनाव के प्रक्रिया में। मतलब है कि जो खामनेई के पुत्र की बात जो हो रही है मुज्तबा खामनेई की, कि उनको आयतुल्ला बनाया जाएगा, इस पर डोनाल्ड ट्रंप सहमत नहीं है। तो मतलब इसका ये है कि ईरान को इस मसले पर शायद डोनाल्ड ट्रंप से कोई न कोई बात करनी पड़ेगी, ट्रैक 2 ट्रैक 3 से किसी न किसी तरीके से। और ये भी एक संभावना मानी जा रही है कि हो सकता है ईरान में अगर खामनेई के बाद कोई नया प्रशासन की बात हो रही है तो उसमें ये भी संभव है कि ट्रंप की तरफ से 3-4 नॉमिनी हो उसमें। तो इस लेवल तक बात जा रही है कि अगर ईरान और अमेरिका के विरुद्ध में युद्ध रोकना है तो जो भी लोग हैं उन लोगों को एक समझौता इस मसले पे करना पड़ेगा
कि खामनेई के बाद अगला शासक कौन, और वहाँ के जो प्रशासन है, जो पेजेस्कियन जो राष्ट्रपति हैं, उनके मंत्रिमंडल में और कोई शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कुछ महिलाओं को शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ये सारी बातें हैं जो चल रही है, जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन इस बीच में दोनों तरफ से लगातार बमबारी भी चल रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी कि कोई इफेक्टिव बात हो चुकी है जी। अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन जिस तरीके से सक्रिय है पूरी दुनिया का राजनयिक तंत्र सक्रिय है कि उसका रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान और इजराइल तक ये बात सीमित नहीं है, ये बात पूरे मध्य पूर्व जी। तक फैल गया है, और मध्य पूर्व में पूरी दुनिया के देशों का स्टेक्स है। भारत के ही 1 करोड़ लोग हैं, दुनिया के अन्य देशों के लोग वहां रहते हैं। जी। तो और हार्मुज की खाड़ी बंद है पूरी तरह से स्टेट, तो उसमें भी हमला हुआ है जिसमें कि 10 भारतीय लोगों की जान गई है। तो सबका प्रयास यही कि कोई एक रेस्पेक्टिव समझौते की तरफ बात जाए, कोई फॉर्मूला ऐसा बने कि रेजिम चेंज भी अगर ना हो तो उस प्रशासन में कोई ऐसा रिफॉर्म हो जो कि अमेरिका को संतुष्ट कर पाए और इजराइल को भी, और यह हो कि न्यूक्लियर जो उनकी तैयारी है वो न्यूक्लियर तैयारी पूरी तरह खत्म हो। तो ये सारी बातें अभी विभिन्न सूत्रों से हमें पता चल रही है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि युद्ध दोनों तरीके से तरफ से युद्ध पूरी तरह जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तनाव तो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ऐसे में आखिर कौन होगा नया नेता, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां आम चुनाव 2026 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। शुरुआत में अगर हम देखें तो बालेन शाह को की जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है यानी RSP कई सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है। और नेपाल में इस बार का जो चुनाव हुआ ये बेहद ही खास है, क्योंकि पिछले साल जेनजी प्रदर्शन हमने देखे नेपाल के अंदर, जिसमें KP शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। और इन प्रदर्शनों के बाद ये पहले चुनाव, और जिस हिसाब से अभी तक का रुझान सामने आ रहे हैं उनमें तो RSP को बढ़त मिलती हुई नजर आ ही रही है। यानी काठमांडू के जो लोकप्रिय मेयर और पूर्व रैपर बालेन शाह नेपाल की कमान मिल सकती है उन्हें। करेंगे चर्चा नेपाल चुनावों को लेकर और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं जनजी सरकार के आसार। तो जहां नेपाल में जनजी सरकार के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और नेपाल में वोटों की गिनती हालांकि जारी है और शुरुआती रुझान जो सामने है उसमें बालेन शाह को अच्छी खासी बढ़त मिलती नजर आ रही है। सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि उनकी पार्टी इस समय कई सीटों पर आगे चल रही है। 30 सीटों पर RSP इस समय आगे चल रही है। जहां झापा निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर बालेन शाह को इस समय बढ़त मिली हुई है। और तो पहले उस पर अगर हम देखें तो RSP और साथ ही अगर आगे हम देखें तो KP शर्मा ओली इस समय पीछे चल रहे हैं। 3 सीटों पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पर नेपाली कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। झापा निर्वाचन क्षेत्र से बालेन शाह को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और दूसरे स्थान पर है CPN UML जो कि दूसरे स्थान पर अपनी बढ़त बनाए हुए है।
हालांकि नेपाल का अगर वोटिंग ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इससे पहले किस तरीके का वोटिंग ट्रेंड रहा है, एक नजर फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि साल 2008 में जब मतदान हुआ था तो उस समय 61.7% मतदान दर्ज किया गया था। उसके बाद 2013 में जब मतदान हुआ तो 78.3%, 2017 में जब मतदान हुआ तो 68.7% मतदान दर्ज किया गया था। 2022 में 61.4% मतदान दर्ज किया गया और इस बार जो अभी हाल ही में मतदान हुए हैं उसमें करीब 60% मतदान दर्ज किया गया। और इस बार कहीं ना कहीं जेन-ज़ी फैक्टर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है इस बार के चुनावों में, क्योंकि नतीजे जो आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान है उसमें भी जेन-ज़ी फैक्टर ही नजर आता है। कैसे जेन-ज़ी फैक्टर नजर आ रहा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें युवाओं की तो 16 से 40 साल की आयु के जो युवा हैं वो 42.5% हैं और 18 से 40 वर्ष के जो युवा है वो है 52%। 25 से 40 वर्ष यानी कि 1056 युवा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन, जेन-ज़ी प्रदर्शन हमने नेपाल में देखा पिछले साल और उसके बाद में अब इस बार नेपाल में कहीं ना कहीं जेन-ज़ी सरकार बनने के ही आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय बालन शाह और उनकी जो पार्टी है आरएसपी वो इस समय कई सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि बहुत जल्दी नतीजे भी हम सभी के सामने होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सिद्धार्थ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट अभी तक नजर आ रहा है? कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है? जी कृतिका, बिल्कुल जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है वो 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखिए कृतिका आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो जेन-ज़ी इफेक्ट है वो देखने को हमें यहाँ नेपाल में मिल रहा है। देखिए पिछले साल जो जेन-ज़ी आंदोलन हुआ था उसमें जेन-ज़ी एकजुट हो गए थे और वो एकजुट एक कारण के लिए हुए थे। उनका कारण था, उनके मुद्दे थे कि उन्हें आने वाली सरकारों से बहुत अपेक्षाएं हैं और उनके मुद्दे थे कि सरकार जब भी आए, जिस भी किसी की सरकार बने, वो सबसे पहले भ्रष्टाचार का खात्मा करे और उसके बाद जेन-ज़ी के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ के लिए नए नए अवसर निकालें ताकि वो अपने ही देश में रहकर काम करें, उन्हें कहीं बाहर ना जाना हो। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कृतिका। आप देखते होंगे नेपाली लोग और भी बहुत सारे देशों में काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपने ही देश में रहें, अपने ही देश में ग्रो करें, अपने ही देश में आगे बढ़ें। बहुत सारे क्षेत्र में इसके लिए सरकार को बहुत सारे इनिशिएटिव भी निकालने चाहिए जिससे कि उसमें वो भागीदारी लें और अपने ही देश में आगे बढ़ें, उन्हें कहीं और ना जाना पड़े। तो जिस तरीके से अभी नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि जेन-ज़ी का बोलबाला बहुत है और जो कल बैलेट पेपर पे वोटिंग दी गई है वो काफी हद तक उस पार्टी को दी गई है जो जेन-ज़ी को सपोर्ट करती है। हमने कल कई पोलिंग स्टेशंस के बाहर जेन-ज़ी से, युवाओं से बात करी और सिर्फ यही सुना कि वो वोट डालने आ रहे हैं, वो मतदान करने आ रहे हैं केवल चेंज के लिए, केवल बदलाव के लिए। तो बदलाव की एक जो लहर है वो कहीं ना कहीं पूरे नेपाल में यहाँ नजर आ रही है। हम यहाँ काठमांडू में इस वक्त और हमने आज भी बहुत सारे लोगों से बात करी कृतिका, उनका कहना यही है कि बदलाव ही एक ऐसी चीज है जिनके लिए वो मतदान करने जा रहे हैं। सरकार से उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। देखिए नतीजे आ जाएंगे आज शाम को 5 बजे तक, ऐसा कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, लेकिन साफ साफ यही बात है कि लोगों की आने वाली सरकार से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। देखिए ये जो नतीजे आएंगे कृतिका, एक बात हम आपको और भी बता दें कि ये जो नतीजे हैं ये 165 सीटों के लिए आएंगे जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट के तहत लोगों ने जिस पर बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाया है। बाकी बची हुई 110 सीटें जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत चुनी जाएंगी, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है और उसको करने में उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो देखिए जो फाइनल नतीजे हैं उसे आने में तो थोड़ा समय लगेगा। फाइनल नतीजों के लिए सिद्धार्थ हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान जब सामने आते हैं तो काफी हद तक चीजें सामने आ जाती हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो बालन शाह इस समय आगे बढ़त बनाए हुए हैं और सिर्फ बालन शाह नहीं बल्कि उनकी पार्टी के भी कई सारे जो नेता हैं वो इस समय आगे बढ़त बनाए हुए हैं। सिद्धार्थ आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल में चुनावों के बाद अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझान में एक बड़ा उलटफेर इस समय नजर आ रहा है। सिद्धार्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बालन शाह की पार्टी की अगर हम बात करें तो आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिनको उन्होंने जमीनी स्तर पर उठाया और वहां की जो लोग हैं उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए मतदान किया इस बार? देखिए, जब पिछली बार जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल सितंबर के महीने में, तो जेनजी जो एक प्रोटेस्ट जो आंदोलन शुरू हुआ था कृतिका, वो शुरू हुआ था सोशल मीडिया बैन के लिए, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे जो मुद्दा है वो आगे बढ़ता चला गया एंटी करप्शन मूवमेंट में। तो लोगों का जो कहना है, जो जेनजी का, जो युवाओं का कहना था, वो ये था कि सरकार जो है वो, जो इस वक्त देश है वो भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुका है, जिससे कि देश को छुटकारा दिलाना है और उसी के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे कर जब आगे ये चुनाव आए तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए पूरे देश के लिए, पूरे नेपाल के लिए, क्योंकि ये नेपाल के का आने वाला भविष्य तय करेंगे। जहां बात करते हैं बालन शाह की पार्टी की, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, कृतिका, उन्होंने जो प्रॉमिस किए, जो वादे किए, और जेनजी बहुत जल्दी इस चीज को समझ भी रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर हमें इस समय नेपाल के अंदर देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नेपाल में मतदान के बाद अब नतीजे इस समय सामने आ रहे हैं और इन नतीजों पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे